हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि आज आपके लिए कुछ खास लेकर के आए हैं। लगातार स्टूडेंट्स लोग यह बोल रहे थे ना कि सर सिलेबस कॉस्ट का लेकर के आइए। बात करें कोई भी स्टूडेंट्स अगर वह बीकॉम का पढ़ाई कर रहे हैं, बीबीए का पढ़ाई कर रहे हैं, बीबीएम कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, यार मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेज में कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना है। साथ साथ सीए स्टूडेंट्स को भी कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना है। तो यार आज मैं कॉस्ट का सिलेबस लेके आया हूँ। स्टूडेंट्स को यह जानना एकदम जरूरी है कि सर हमें कॉस्ट में क्या क्या पढ़ना है। तो यार आज के क्लास में स्पेशली जो बात करने वाला हूँ वो कॉस्ट के बारे में बात करूंगा, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बात करूंगा। आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस है, चैप्टर्स क्या क्या है, उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आपके लिए एक यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, बात करें बच्चे की कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है। देखिए, हम लोग ने दो तरीके के ट्रेडिंग कंसर्न पढ़ाई किए थे। एक वह ट्रेडिंग कंसर्न जो सामान को मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे थे बल्कि किसी से परचेज किए, अपना टैग लगाए और मार्केट में सोल्ड आउट कर दिए, रीसेल कर दिए। ठीक है। तो वह ट्रेडिंग कंसर्न प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके अपना प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट कर रहे थे। यहां तक तो आपको पता था। लेकिन बहुत सारे ट्रेडिंग कंसर्न अब ऐसे हैं जो अपने गुड्स को, अपने प्रोडक्ट को खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार से मेड इन इंडिया चल रहा है आपका, चल रहा है ना, मेक इन प्रोडक्ट का। तो वहां पे क्या होता है कि आपके ऐसे मैन्युफैक्चरर देखने को मिल रहे हैं जो सामान का मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग करने में उनको एक कॉस्ट लगता है, सामान को बनाने में एक कॉस्ट लगता है, एक लागत लगती है। तो यार उनके लिए यह जानना जरूरी है कि हमें किसी सामान को, किसी गुड्स को, किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में कितने प्रोसेस होते हैं, क्या क्या कॉस्ट लगता है और कितने तरीके से कॉस्ट उसमें इनकर्ड होता है। ठीक है, लगातार। तो उसके लिए सबसे अच्छा यूजफुल है कि आपको कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि फ्यूचर में अगर कॉस्ट बढ़ने वाला है, घटने वाला है, कॉस्ट को कैसे मैनेज करना है, यह कॉस्ट अकाउंटिंग आपको एकदम अच्छे से एलिब्रेट करेगा। ठीक है। तो इसलिए आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाया जाता है। साथ साथ कॉस्ट अकाउंटिंग का यूजफुल बहुत सारे जगह पे होता है। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो तो सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉस्ट जानने के लिए नहीं बल्कि बहुत सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में भी कॉस्ट अकाउंटिंग आपका हेल्प करता है। ठीक है। तो आज मैं कॉस्ट के बारे में बात करूंगा। यार अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चे, सब्सक्राइब कीजिए। और फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किए तो आपके लिए मोस्ट वेलकम है, क्योंकि यार आपके लिए कॉमर्स का मैक्सिमम इंफॉर्मेशन चैप्टर सिलेबस हमारे पास पढ़ाए हुए हैं। अगर आपको डाउट भी हो रहा है, आप चले जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल माइंड योर ओन सक्सेस पे, अपने डाउट को पूछ लीजिए, बताऊंगा। ठीक है, आपके डाउट को दूर करूंगा। कमेंट में अगर लग रहा है कि कैसा वीडियो है वो भी बताइएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए बच्चे। सबसे पहले बात करें कि कॉस्ट अकाउंटिंग का। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग भी क्या है, एक मैनेजेरियल अकाउंटिंग है। ठीक है। यहाँ पे इन्वॉल्व होता है रिकॉर्डिंग करना, एनालाइजिंग करना एंड रिपोर्टिंग अ कंपनी कॉस्ट। अगर कंपनी किसी गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है, कंपनी किसी प्रोडक्ट को बना रहा है, आजकल वेरियस टाइप के प्रोडक्ट मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के प्रोडक्ट हो गए, फूड वाले प्रोडक्ट हो गए, बहुत सारे पहनने वाले प्रोडक्ट हो गए। तो वैसे बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो उस प्रोडक्ट का क्या कॉस्ट है, कितना बनाने में लग रहा है, क्या प्रोसेस है, एनालाइज करना, रिपोर्ट तैयार करना, उसके बारे में यह कॉस्ट अकाउंटिंग करता है। ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन इंटरनल प्रोसेस यूज्ड ओनली बाय अ कंपनी टू आइडेंटिफाई वेज टू रिड्यूस अ स्पेंडिंग। समझिए, ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। समय बीतते जाता है, पैसा का वैल्यू बढ़ते जाता है। जिस चीजों का दाम पहले 10 रुपया था, आज वह चीज आपको 100 रुपया में मिलेंगे मार्केट में। कॉस्ट बढ़ जाता है प्रोडक्ट का।
लेकिन आपने यार बचपन की यादें सभी के पास सिम होगी, पार्ले जी का बिस्किट पहले भी 3 था, अभी भी 3 है। क्या हुआ? कॉस्ट को मैनेज करना, रिड्यूस करना। कभी कभी बायर्स क्या होते हैं ना कि अगर आपने कॉस्ट बढ़ा दिया, बहुत टाइम पे ऐसा देखने को मिलता है कि अगर आपने प्रोडक्ट के कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, तो बायर निग्लेक्ट करने लगता है, नहीं नहीं लेंगे, अरे ओकर सामान के दाम बढ़ा दिया, ओकर मनमानी चल रहा है, नहीं लेंगे, ये होने लगता है। तो वहां पे आपको कॉस्ट को कैसे मैनेज करना है, कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करना है, मार्केट में वही प्रोडक्ट देंगे, कॉस्ट को मैनेज करके चलेंगे, कॉस्ट को कैसे मैनेज कर चलेंगे, यह आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सिखाएगा। ठीक है, या कौन सिखाएगा? कॉस्ट अकाउंटिंग सिखाएगा। कॉस्ट को मैनेज करना कि फ्यूचर में कॉस्ट अगर बढ़ रहा है, हमारे रॉ मटेरियल जिससे हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अगर उसका दाम, उसका प्राइस बढ़ गया, तो हम कॉस्ट को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे हम उसे रिड्यूस करेंगे, यह आपको सिखाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है। Cost accounting is helpful because it can identify where a company is spending its money, how much it earn, and where money is being wasted or lost। क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग आपको बच्चे यह भी सिखा रहा है, सिर्फ ये नहीं, आपको आइडेंटिफाई करता है कि अगर कंपनी किसी प्रोडक्ट को बना रही है, अगर एक कंपनी किसी प्रोडक्ट को बना रही है, तो उन्होंने कहां कहां पैसा खर्च करा, खर्च कहां करा, कितना पैसा उस प्रोडक्ट से कमा रही है। अब यार हम कैसे जानेंगे कि हम किस प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखें? हम जब उस कॉस्ट को जानेंगे, किसी सामान के लागत को, कॉस्ट वैल्यू को जब हम जानेंगे, तभी ना सेलिंग प्राइस फिक्स करेंगे। एक दुकानदार को, शॉपकीपर को, एक प्रोड्यूसर को नहीं पता था कि हमें सामान का बनाने में लागत क्या लगा, क्या वह अपना सेलिंग प्राइस डिसाइड कर पाएगा? नहीं ना, वो सोचेगा यार कौन सा दाम रखें कंपनी का, उससे तो यार समझिए क्या हाल होगा। तो यहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग आपको यह सिखाता है कि हमें किसी गुड्स का, किसी प्रोडक्ट का क्या कॉस्ट रखे, जिससे हमें जब हम एक उसको सोल्ड आउट करें, जब हम किसी बायर को सप्लाई करें, तो हमें उससे बेनिफिट हो। क्लियर? समझ में आ रही है ना? एंड वेयर मनी इज बीइंग वेस्टेड और लॉस्ट। कभी कभी क्या होता है, जरूरत से ज्यादा रॉ मटेरियल हम मंगवा लिए, नीड था 100 यूनिट का, हम बोले अरे कोई दिक्कत नहीं, लेके आओ 120, 120 लाने के कारण से क्या हो गया, हमारा 20 यूनिट वेस्टेज हो गया। इस वेस्टेज का भी खपत, अगर नॉर्मल वेस्टेज है या अब नॉर्मल वेस्टेज है, या आपने 11th बेसिक्स में पढ़ा होगा, तो उसको भी एलिब्रेट करना, उसको भी समझाना आपके कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है, वो आपको एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है, कि नॉर्मल वेस्टेज क्या है, एब नॉर्मल वेस्टेज क्या होगा, सामान में अगर जो हम लगा रहे प्रोडक्शन करने में कॉस्ट को, वह सही से यूटिलाइज हो तो रहा है ना, ऐसा तो नहीं ना फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हमें नहीं मिल रहा है। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, भैया पैसा दे रहे तो पूरा यूटिलाइज करेंगे। तो यहां पे आपने जो पैसा खर्च करा है, आपको फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस मिल रहा है या फिर नहीं, यह भी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग बखूबी बताता है। क्लियर? समझ में आ रही है ना बात? आगे देखिए बच्चे, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग थोड़ा समझते हैं। चीजों का दाम समय के अनुसार से रॉ मटेरियल का दाम बढ़ जाएगा। जो रॉ मटेरियल हम 10 रुपीज के परचेज कर रहे थे, जैसे बाबा रामदेव क्या बोलते हैं कि देखिए दंत कांति को बनाने के लिए हम अश्वगंधा, तुलसी, मुलेठी, लौंग, कपूर सब लाते हैं। अब वो जो रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं, समय के साथ अगर उसके प्राइस में इंक्रीमेंट हो गई, तो दो ही काम वो कर सकते हैं ना, समझिए मेरी बात को। बाबा रामदेव दंत कांति बना रहे थे, शिकायत नहीं करना है, मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं उनपे, बस आपको पढ़ाने के मकसद से बता रहा हूं। ठीक है,
उनके रॉ मटेरियल का प्राइस था 10 रुपया। वो बोले चलो यार हम जो रॉ मटेरियल जिससे हम मंजन बना रहे हैं वो 10 रुपया का आ रहा है। 1 यूनिट का बात मैं कर रहा हूं बच्चे, ठीक है, 1 यूनिट की बात कर रहा हूं। बेचने में, सेलिंग करने में 2 रुपीज का सेलिंग कॉस्ट आ गया, मतलब टोटल हमारा उस प्रोडक्ट पे लगा हुआ कॉस्ट 12 है। एक काम करो 6 रुपया प्रॉफिट लगा दो और मार्केट में MRP डाल दो 18 रुपीज। क्लियर? तो उन्होंने पहले यह डिसाइड करा। क्लियर? समय के साथ में रॉ मटेरियल के दाम बढ़ गए, अब उनको 10 रुपीज में नहीं मिल रहा है, अब उनको 15 रुपीज में मिल रहा है। पहले एडवर्टाइजिंग कॉस्ट था 2 रुपीज, अब एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है 5 रुपीज। अब मार्क उनको अपना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही बच्चे वह 20 रुपीज पड़ रहा है। अब कस्टमर क्या बोलेंगे कि बाबा रामदेव को देखो भाव बढ़ गया है, धीरे धीरे व्यापार में आ गए हैं। पहले 18 में बेचते थे और अभी कितना में बेच रहे हैं? 20 में बेच रहे हैं, बीच में बन रहा है उनका। और दाम रखे बेचारे ने 25। पहले प्रॉफिट 6 अर्न कर रहे थे लेकिन अभी प्रॉफिट 5 ही अर्न कर रहे हैं। तो उन लोग के मन में क्या जाएगा कि देखो बाबा रामदेव का भाव बढ़ गया है, अब तो उनका दंत कांति यूज नहीं करेंगे, नहीं खपत करेंगे उसका, उससे मुंह नहीं धोएंगे। काहे नहीं धोएंगे? तो पहले बेचते थे 18 में और देखो दाम अचानक से 25 कर दिए। तो यहां भी आप समझिए ना कि समय के हिसाब से उनके कॉस्ट बढ़ गए, रॉ मटेरियल के दाम बढ़ गए। तो यहां पे कंपनी दो ही काम करती है, या तो प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसके रॉ मटेरियल है उसमें कमी कर देगी और आपको उसी रेट पे प्रोडक्ट को सप्लाई करेगी, या फिर अगर आप उसी क्वालिटी में, उसी प्रोडक्ट में अगर चाह रहे हो एकदम सिमिलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट, तो कंपनी मजबूरन दाम को क्या करती है? बढ़ाती है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उनके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाते हैं। तो यहां पे आपको कॉस्ट को कंट्रोल करना भी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग सिखाता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? आगे देख रहे हैं, कॉस्ट को कंट्रोल करना सिखा रहा है। दूसरा है बच्चे डिटरमाइनिंग द टोटल पर यूनिट कॉस्ट। अब कंज्यूमर्स बहुत सारे हैं, कंज्यूम करने वाले बहुत सारे हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कंपनी, अब ये सोचिए कि अगर आप जिस एरिया में रह रहे हो वहां पे उस प्रोडक्ट के कितने कंज्यूमर है। मैगी 2 मिनट में बनता है, मैगी 2 मिनट में बनता है यार, आजकल तो क्या ही बोला जाए। दुकानदार, चाय वाले, चाय सुट्टा बार वाले, चाहे जो भी रहे, अपने उनके मेनू जो होते हैं ना उनमें मैगी की अलग अलग वेराइटीज को बना दिए। तो यार बहुत सारे बायर हैं, तो कंज्यूमर्स बहुत सारे होंगे, डिफरेंट टाइप के कंज्यूमर होंगे। तो एक प्रोड्यूसर को, नेस्ले कंपनी, मैगी का कंपनी नेस्ले, उनको यह जानना जरूरी है कि हमें एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने में क्या कॉस्ट लगा। या फिर वह क्या सोचेगी कि देखो टोटल यहां पे हमको इतना रॉ मटेरियल मंगाने में हमको लगा है 100 रुपीज। क्या बोलेगी कंपनी? देखो ऐसे नहीं बोलेगी कि देखो जितना रॉ मटेरियल लगाए इसको लाने में हमको लगा 100 रुपीज और इससे 10 प्रोडक्ट्स बने। कितना प्रोडक्ट बने? 10 प्रोडक्ट बने। मतलब एक प्रोडक्ट का प्राइस है 10 रुपीज, तो यहां पे 100 रुपया लगा के जब 10 प्रोडक्ट बन गया तो कंपनी सोचेगी ना कि हम थोड़ा सा प्रॉफिट में काम करें, तब वह अपने प्रोडक्ट का प्राइस 12 रख देगी एक का। तभी ना मैगी वाला पैकेट का दाम बढ़ गया मार्केट में, 10 का कितना मिलने लगा? 12 मिलने लगा ना। देख रहे हैं ना कैसे? समझ में आ रहा है? तो एक यूनिट का कॉस्ट जानना एकदम जरूरी है। आगे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉफिट प्रॉफिटेबल एंड नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज। बहुत सारे ऐसे जगह पे कंपनी यह एनालाइज कर सकती है कि अगर हम इस प्रोजेक्ट पे काम करें, अगर हम इस प्रोडक्ट पे काम करें, इस प्रोजेक्ट पे काम करें, तो हमारा प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा या फिर नॉन प्रॉफिट, यह वह डिसाइड करती कॉस्ट शीट को देख करके भी। ठीक है, कॉस्ट हेल्प करता है उसमें आपके इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। तो यह आपके सारे हो गए कॉस्ट के बेनिफिट। हेल्प इन फिक्सिंग द स्टैंडर्ड। समझिए, देखिए क्या होता है कि आपके द बिजनेस नीड्स टू हैव फिक्स्ड स्टैंडर्ड
रिगार्डिंग एवरीथिंग, इट हेल्प इन एस्टिमेटिंग द बजट फॉर द फ्यूचर। समझिएगा, जब आप किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए सोचते हो, जब आप किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए सोचते हो, जब आप किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए सोचते हो, तो आप बजट डिसाइड करते हो कि लागत क्या लगेगा, हमारा बजट क्या है। बजट के अनुसार ही आप काम करते हो। बजट नहीं पता, खराब बात है यार। किसी भी फाइनेंशियल वर्क को करने के लिए आपकी क्या औकात है, आपके पॉकेट में क्या फंड है, दैट इज योर बजट। हमारा क्या है वो बजट। प्री प्लान ऑफ एनी फाइनेंशियल वर्क, दैट इज बजट। हम लोग क्या बोलते हैं, इस साल हमारे भारत का यह बजट है, तो बजट पहले आता है, दैट इज प्री प्लान। पहले से प्लान करते हैं कि फ्यूचर में यहां यहां यह पैसा खर्च करना हमारे पॉकेट में, उसका वह औकात है, वह हमारे पॉकेट की वैल्यू है, दैट इज योर बजट। क्लियर। तो कोई भी कंपनी अपना बजट कॉस्ट एज्यूम करके बना सकती है, ठीक है, ये आपका। अब देखिए कि चैप्टर्स आपके क्या क्या पढ़ने हैं। चैप्टर्स पे आ गए, हमने बता दिया कि कॉस्ट क्या होता है, क्या जरूरत है कॉस्ट का। अब बच्चे यह जानिए कि कॉस्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करें, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है, जिस चैप्टर का नाम है कॉस्ट शीट भी। बहुत ही ज्यादा बेसिक चैप्टर है, इसके बिना कॉस्ट का कोई चैप्टर आप नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहला है कि यार इस पे पूरी अच्छे तरीके से फोकस करना है, जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट शीट हर एक चैप्टर में ही है आपका, कॉस्ट शीट हर एक चैप्टर में ही है आपका। क्लियर। दूसरा बात करें बच्चे, बस इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, पढ़ाऊंगा जब चैप्टर शुरू करूंगा तो। क्लियर। मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल है, जैसे आपके पास कितना रॉ मटेरियल आया, कितना बेच दिए, कितना बचा हुआ है, तो मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। क्लियर मंटोरी। आगे लेबर कॉस्ट कंट्रोल, अभी आप किसी वर्कर को पैसा दे रहे हो तो कितना देना है, नहीं देना है, कितना लेबर मतलब रखना है, तो ये भी आपको यहां पे। बेजेज सिस्टम की मजदूरी आप कैसे भुगतान करोगे, क्या होना चाहिए सही बेजेज, रीजनेबल बेजेज, जिस मजदूर से आप काम ले रहे हो, जो आपके डेली बेसिस पे वर्क कर रहे हैं मजदूर, तो उनका पर डे का क्या बेजेज होना चाहिए, वो आपको यहां पे कर सकते हैं भाई। फिर है आपका अकाउंटिंग फॉर एक्सपेंस ओवरहेड्स, कैसे खर्चा करना है, कहां कहां खर्च करना है, प्रोडक्ट को जब बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो किस किस वे में खर्च होगा, तो यहां पे आप ओवरहेड्स का हिसाब रखते हो। उसके बाद मशीन आवर रेट, कभी आपने देखा है ना कि 1 घंटे के लिए भैया मशीन भाड़ा पे चाहिए, खेत जोतना है, ये तो पता होगा ना यार, खेत जोतना तो पता होगा, हल चलाना पता होगा ना। तो अभी क्या हो, ट्रैक्टर मशीन सारे काम कर रहे हैं, तो क्या होता है ना कि किसी एक के पास ट्रैक्टर, तो भैया 1 आवर के लिए आपका ट्रैक्टर चाहिए, तो वो जो डीलर है, जो मतलब आपकी बात करें, जो सप्लाई कर रहे हैं ट्रक का रेंट पे, बोलेंगे 1 घंटा का भैया ये कॉस्ट लग जाएगा। तो वो कैसे उस कॉस्ट को डिसाइड करते हैं, जानना जरूरी नहीं कि हमारा मशीन 1 घंटा रन कर गया तो उसका क्या कॉस्ट आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग मशीन आवर रेट करेंगे। क्लियर। यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग, यह 3 यूनिट बचा हुआ है बच्चे, यह 3 यूनिट बचा हुआ है। यह आपका फर्स्ट यूनिट है, फिर आपका यह सेकेंड यूनिट है प्रोडक्शन अकाउंट कॉस्टिंग, ये यूनिट कॉस्टिंग का ही सेकेंड यूनिट है, और फिर आपका टेंडर कॉस्टिंग, ये थर्ड यूनिट है। यूनिट कॉस्टिंग 3 यूनिट बचा हुआ है, यह आपका थर्ड यूनिट है। क्लियर। आप राइट डाउन करते चलोगे, कॉपी पेन ले करके बैठो, इसलिए ना यार, क्योंकि जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट एंड जॉब कॉस्टिंग, ये भी पढ़ना है आपको। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर बार हर जगह क्वेश्चन रहता है इससे, ठीक है। पढ़ना एकदम इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा ब्रीफ में पढ़ना जरूरी, इसलिए क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत एडवांस और अच्छे होते हैं। मतलब अगर बन गए तो समझो कि आप कॉस्ट का एक अच्छा खासा बड़ा चैप्टर खत्म कर रहे हैं। फिर आपका प्रोसेस कॉस्टिंग, आप क्या देखते हो प्रोसेस कॉस्टिंग में, आजकल जो गुड्स है वो एक प्रोसेस में नहीं बल्कि 3-4 प्रोसेस में होकर के बनता है, होता है ना ऐसा, कि जैसे आप गन्ना को देख लीजिए, ईख, गन्ना, केतारी, जिसका रस आप लोग पीते हो, तो क्या होता है, पहले वो गन्ना होता है, फिर उसका रस निकालते हैं, तो सेकंड नया दूसरा गुड्स बन गया गन्ना का जूस।
फिर उसको गर्म किया जाता है, गुड़ बनता है, उसी से चीनी बनता है। तो एक प्रोडक्ट मतलब एक आपके रॉ मटेरियल अलग अलग प्रोडक्ट को बनाते हैं, ठीक है। जैसे हमको चीनी बनाना तो बहुत सारे प्रोसेस से होके जाना पड़ेगा, तो वो प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ना है आपको, ठीक है। फिर है आपका रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, समझिएगा। देखिए, कॉस्ट बुक कॉस्ट अकाउंटेंट बनाते हैं, ऑफिस वाले फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स बनाते हैं। तो किसी कारण से अगर दोनों बुक्स ऑफ अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट डिफर कर रहे हैं, इसका प्रॉफिट कुछ और दिख रहा है, इसका प्रॉफिट कुछ और दिख रहा है, तो उसको रिकंसाइल सुधार करने के लिए हम लोग रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं। क्लियर। और यह आपका कॉस्ट का सिलेबस हो गया, एवरेज सिलेबस है, हर किसी को पढ़ना है, ठीक है। और कैसा लगा वीडियो, प्लीज थैंक यू यार देखने के लिए, और सब्सक्राइब करके जाइएगा, चैनल को शेयर कीजिए क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय, सी यू।